नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज से मैं एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ और खबर नहीं, ये आई ओपनिंग वीडियो है जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। और एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। यह कहावत है। यहाँ पर ना मैं किसी को गीदड़ कह रहा हूँ, ना ही किसी की मौत की बात हो रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी किसी के संग अनहोनी होनी रहती है ना, तो वो ऐसी-ऐसी घटनाएँ करता है, ऐसे-ऐसे कृत्य करता है कि वो खुद ही अपने आप को जाल में फँसा लेता है। यह बात बिल्कुल ही सटीक बैठती है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पर सवालिया निशान क्यों खड़ा कर रहा हूँ? हाल के दिनों में कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या ऐसा भी होता है क्या? और इस वीडियो को आप पूरे देश भर में सर्कुलेट करिएगा ताकि देश भर के सभी शिक्षाविद जानें कि बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया में क्या पैमाना था और क्या-क्या इसमें गुल खिलाया जा रहा है। और इस नियुक्ति का कुछ भी हो सकता है, यह नियुक्ति कैंसल भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही क्रूशियल मोड़ पे है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मामला हाई कोर्ट में आपको है, ये रिसर्च पेपर को लेकर के मामला है। रिसर्च पेपर, टीचिंग एक्सपीरियंस मुख्य रूप से 2 ही मामले हैं जिसकी वजह से बहुतायत अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो रखा है। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने दिखाया था कि इसकी लिस्टिंग कब होनी है, 19/1/2026 को इस केस की पुनः से लिस्टिंग होनी है। और इसके बाद इसमें एक्चुअल में जितने भी केसेस थे रिसर्च पेपर रिलेटेड, इन सभी को कहा गया कि एक संग आप क्लब कर दीजिए। इसी तरह गेस्ट एक्सपीरियंस वाले को कहा गया था और इसको क्लब करने के बाद ये आपको 19/1/2026 को ये लिस्टिंग होनी, यानी इसी जनवरी में। लेकिन लिस्टिंग से पहले एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जो कि पूरी चयन प्रक्रिया को ही एक बहुत ही अधर में, यानी बहुत ही, इसके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं। आप स्वयं से इसकी कल्पना करिएगा। मैं जो-जो फैक्ट दिखाने जा रहा हूँ, आपको ये फैक्ट ना कहीं मिलेगा, ना कहीं आपने ऐसा सोचा होगा कि यह सब घटनाएँ हो सकती हैं। देखिए, ये कल की खबर है। कल एक अखबार में खबर निकलती है, ये दैनिक भास्कर में निकलती है कि 2020 में नियुक्ति का विज्ञापन निकला और 2023 में तैयार हुआ स्क्रूटनी का मॉडल। तो इस अखबार से मैंने संपर्क किया। ये दैनिक भास्कर की खबर है। अखबार के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया कि भाई आपने ये खबर किस बुनियाद पे निकाली? आपके पास रेफ़रेंस क्या है? और इसमें जो-जो बातें कही गई हैं, यह तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान यह अखबार खड़ा कर रहा है। ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है और ये कल की ही खबर है, ओके? इसमें मुख्य रूप से जो कहा गया और इसके संबंध में जो रेफ़रेंस मुझे प्राप्त हुआ, वो रेफ़रेंस मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये देखिए, इसी रेफ़रेंस के आधार पर ये अखबार ने खबर निकाली थी। इस रेफ़रेंस में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं और ये रेफ़रेंस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही एक अधर में लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर नियुक्ति पूरी कैंसल भी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा-सा मेरे संग आखिर तक बने रहिए। और आपको ऐसे फैक्ट दिखाऊँगा जो आपको भी लगेगा कि ऐसा भी संभव है क्या? आप ज़रा देखिए क्या-क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये जो अखबार दावा कर रहा है कि 2020 में नियुक्ति का विज्ञापन निकला, 2023 में तैयार हुई स्क्रूटनी। इन्होंने इसमें कह रखा ये है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 21 सितंबर 2020 को विज्ञापन निकला, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हुआ क्या कि 8 मई, इस अखबार को पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा है कि 8 मई 2023 को उस स्क्रूटनी में विषय विशेषज्ञों की सहायता के लिए आयोग के सचिव की ओर से एक पत्र जारी किया गया और इसमें रिसर्च पेपर और शैक्षिक अनुभव की गणना का नियम निर्धारित किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जारी पत्र, अब सवाल उठने लगे हैं। बात तो सही है, भाई नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप कैसे कोई नियम बना सकते हैं कि हाँ भाई, इस तरह से रिसर्च पेपर का कैलकुलेशन होगा और इस तरह से अनुभव की गणना होगी, वो भी कब? 8 मई 2023 को, यह पेपर कह रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ कि 8 मई 2023 से पूर्व कई विषयों के रिजल्ट भी जारी हो चुके थे। तो जब कई विषयों के रिजल्ट, और यही नहीं, उन विषयों में रिसर्च पेपर पर अंक काटने को लेकर केस भी चल रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी केस भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए। ये केस है, ये डॉक्टर राजीव कुमार रंजन जी का कोर्ट केस है, ठीक है? ये आपको 22 में ही देखिए, इनका 10/5/2022 को इन्होंने केस कर दिया था और इनका भी चयन क्यों नहीं हुआ? रिसर्च पेपर के लिए नहीं हुआ था। इनका केस नंबर देखिए, ऊपर में आप देख रहे हैं
4801 ऑफ 2022। ये केस अभी भी चल रहा है, ये रिसर्च पेपर का ही मामला है। ये कुल मामला क्या था इस पर हम बाद में आएंगे, पहले देख लीजिए अखबार में क्या क्या सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो अब अगर ये वाला ग्राउंड देखा जाए तो उस अभ्यर्थी को रिलीफ मिल जाएगा। भाई, इनका रिसर्च पेपर मन कटा था डॉक्टर राजीव कुमार रंजन का, और ये कब कटा था? 2021 में, चूंकि इनका रिजल्ट जो है 2021 में ही प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, और 2021 में प्रकाशित हो चुका था, और ये नियम कब बना रहे हैं? 2023 में। तब तो सवालिया निशान खड़ा होगा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कुछ विषयों का रिजल्ट प्रकाशित कर दें और इसके बाद नियम बनाए कि हाँ, स्क्रूटनी के लिए विषय विशेषज्ञ क्या क्या वर्क करेंगे। अच्छा, और इसमें क्या क्या सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि अभ्यर्थियों ने आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या है भाई? उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में सचिव को नियम बनाने की अनुमति किसने दी? क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ये जो लेटर इन्होंने दिया है ना, ये देखिए, ये लेटर जो मैं आपको दिखा रहा था जिसके बिहाफ पे अखबार में खबर छपी है, इस लेटर में देखिए सचिव का सिग्नेचर है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव का, और देखिए ये 8/5/2023 आप देख पा रहे हैं, 8/5/23 का है। तो सवालिया निशान तो खड़ा होगा कि भाई 8/5/23 का यह लेटर है, और ये आप बीच में कैसे ये नियम बना सकते हैं? और ये देखिए स्पष्ट रूप से लेटर पे लिखा हुआ है। क्या है लेटर पे लिखा हुआ? देखिए, आप पढ़िए। टेबल वी निर्माण मैनुअल स्क्रूटनी हेतु विषय विशेषज्ञों के सहायतार्थ, मतलब विषय विशेषज्ञों की सहायता हेतु यह नियम इन्होंने बना, और ये कब बना है? 8/5/2023 को। तो 8/5/23 को कैसे बना सकते हैं भाई? कुछ विषयों का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है और आप कह रहे हैं कि 8/5/23 को हम नियम बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए और आगे की प्रश्न खबर पढ़िए। इसमें क्या लिखा है कि प्रश्न यह उठता है कि सचिव को नियम बनाने की अनुमति किसने दी और उन्होंने किन अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए? राजभवन की ओर से प्रस्तावित नियमावली में तो यह अधिकार नहीं दिया गया था। एक्चुअल में इस नियुक्ति प्रक्रिया को संचालित करने के लिए राजभवन द्वारा एक स्टेच्यूट बना था, नियमावली, जिसके अंतर्गत विज्ञापन निकलना था, जिसके अंतर्गत इनको वर्क करना था। तो उस स्टेच्यूट में सही है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रिसर्च पेपर की वैल्यूएशन के लिए आप नियमावली बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने नियमावली बनाई तो बीच में कैसे बनाए? इसके साथ ही आयोग के सचिव क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट है? देखिए अखबार में कह रहा है कि इसके साथ ही आयोग के सचिव क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो उन्होंने स्वयं ही निर्णय ले लिया और नियम बना दिया। बात तो सही है, सचिव तो एक ऑफिशियल वर्क करने के लिए होते हैं, वो तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनकी ओर जारी पत्र में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि इसमें विधिवत किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी द्वारा नियम बनाया गया है। एक्चुअल में ये जो लेटर है, इस लेटर को, सही बात है, आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये लेटर किनके बिहाफ पे बनाया गया है। इस लेटर में सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, नहीं थे, ऐसा कहीं नहीं है, और इसमें केवल सचिव का सिग्नेचर है। तो सवालिया निशान तो खड़े होंगे। दूसरी बात इसमें आगे क्या कह रहा है देखिए, कि इसमें विधिवत सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी नहीं है। इसके बाद शिक्षण अनुभव शोध पत्र और पुरस्कार पर वेटेज की गणना के लिए पत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में परिनियम दिए गए प्रावधान में ही अंतिम रूप से मान्य होगा और उसी का अक्षर से अनुपालन होगा। अब देखिए, ये लेटर खुद क्या कह रहा है, लेटर क्या कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में परिनियम में दिए गए प्रावधान ही अंतिम रूप से मान्य होंगे और उसी का अक्षर से अनुपालन होगा। तो क्या परिनियम यह कहता है क्या कि आपको रिसर्च पेपर की गणना करनी है, और गणना करनी है तो इसके लिए आप नियम बनाएंगे? मान लीजिए अगर कहता भी है, वैसे तो ये कहता नहीं है, लेकिन एन के एन प्रकार किसी तरह आप लूप होल्स खोज के भी ला दिए कि यह एंट्री पॉइंट है जिसके माध्यम से हमने नियम बनाया है। तो ये बताइए 8/5/23 को कैसे नियम बनाए? बात तो सवालिया निशान खड़ा होगा ही। 8/5/23 को यह नियम आपने कैसे बना दिया जब कुछ विषयों का रिजल्ट प्रकाशित आप कर चुके हैं? अच्छा, यही नहीं, आगे देखिए इसमें क्या-क्या सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसमें देखिए क्या खड़ा हो रहा है कि रिसर्च पेपर के मूल्यांकन के लिए निर्धारित मापदंड पर भी सवाल के घेरे में है। अच्छा, इन्होंने जो मूल्यांकन के लिए जो नियम बनाए हैं वो क्या-क्या सवालों के घेरे में है? विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। ओके, अभ्यर्थी का कहना है कि रेफरेंस के उद्धरण का यह नियम सभी रिसर्च पेपर पर लागू नियम थोपने जैसा है। देखिए, ये जो बातें लिखी गई है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे बताता हूँ, ठीक है? इसमें जो बातें लिखी गई हैं इसको मैंने एक समराइज कर दिया। जैसे देखिए, इसने इसने क्या कहा है कि जिसे वैनाकुवर और IEEE स्टाइल कहा जाता है। ये क्या कह रहा है ना, मैं इन सारी बातों को समराइज कर दिया हूँ आपकी समझ के लिए कि आखिर अखबार ने किन किन प्रश्नों पर सवालिया निशान खड़ा किया है। इसमें ये जो लेटर है, देखिए ये लेटर पहले थोड़ा सा देख लीजिए।
ये लेटर देखिए क्या चीज़ है, ये लेटर शिक्षण अनुभव की गणना कैसे की जाएगी इसके लिए है, शोध पत्र की गणना की जाएगी कैसे इसके लिए है, पुरस्कार की गणना कैसे की जाएगी इसके लिए है, ठीक है? और ये 8/5/23 का लेटर है। तो इसमें मुख्य रूप से जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, वो रिसर्च पेपर को लेकर के हो रहा है। क्योंकि जितने भी गैर चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन नहीं हो सका है, कहीं न कहीं रिसर्च पेपर पर अंकों के कटने की वजह से उनका चयन नहीं हो सका है। ठीक है? और इसमें क्या-क्या पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को देखिए, इसके बाद ये पॉइंट कैसे सवालिया निशान सवालों के घेरे में आता है, उसको ज़रा समझिए। और मैं इस वीडियो पे आगे बढ़ूँ इससे पहले ही कह देना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसे अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए और खासकर जो एडवोकेट हैं, जो आपके रिसर्च पेपर के मामले को लेकर के केसेस देख रहे हैं, उन तक भी पहुँचाइए ताकि उनको एक एनलाइटमेंट मिले, एक एनलाइट हों कि आखिर इसमें क्या-क्या सवालिया निशान यह लेटर खड़ा कर रहा है। और अखबारों ने बहुत प्रमुखता से इन सब चीज़ों को निकाला है। मैं अखबारों की दाद देता हूँ कि एक वैज्ञानिक शोध करने के बाद इन्होंने चीज़ों को निकाला। चलिए देखिए शोध पत्र में क्या कह रहा है कि यूजीसी केयर द्वारा सूचीबद्ध या स्कॉपस या पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन के लिए 2 अंक के आधार पर अधिकतम 5 शोध पत्रों के लिए 10 अंक दिए जाएँगे। वेरी गुड। मतलब अगर यूजीसी केयर लिस्टेड है, पीयर रिव्यूड है, स्कॉपस है, वैसे स्कॉपस का भी मीनिंग इन्होंने गलत लिखा है, स्कोपिस लिखा है। ओके, चलिए ये टाइपिंग एरर होगी, इट्स ओके। अगला क्या कह रहा है कि वैसे शोध पत्र में जो विषय संबंधित नहीं है, उस पर अंक नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई शोध पत्र मान लीजिए आप सब्जेक्ट फिजिक्स के हैं और आपने लिख रखा है हिंदी विषय में, तब थोड़ी ना उस पे अंक मिलेगा। आप पॉलिटिकल साइंस के हैं और आप पॉलिटिकल साइंस के जगह आप संस्कृत विषय में रिसर्च पेपर लिखे हैं, तब तो अंक नहीं मिलेगा। भाई पॉलिटिकल साइंस के तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस का। चलिए ये 2 पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वैसे शोध पत्र जो फुल लेंथ में अपलोड नहीं किया गया है, उस पर अंक नहीं दिया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फुल पेपर अपलोड नहीं किया गया है, तो उस पर अंक नहीं दिया जाएगा। चलिए ये भी मानते हैं। भाई फुल पेपर आप देंगे ही नहीं, तो वो कैसे आपका इवैल्यूएशन करेंगे? चौथा पॉइंट है कि अपूर्ण शोध पत्र, जो शोध पत्र के फॉर्मेट में नहीं है, उस पर अंक नहीं दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। शोध पत्र का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, अगर वो फॉर्मेट आपका नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू या फिर आपका जो भी जिस जिस हर विषय का अलग-अलग फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट में नहीं है, तो अंक नहीं दिया जाएगा। वेरी गुड। 5वां पॉइंट बहुत ही विवादों के घेरे में है। क्यों? क्योंकि इसमें कह क्या रहा है कि शोध पत्र में शीर्षक, लेखक और लेखकों के नाम, एब्स्ट्रैक्ट, प्रस्तावना, मूल कार्य एवं रेफरेंस होना चाहिए। इतना तक तो सही है। अधिकतर रिसर्च पेपर में जो अंक कटा है, ये देखिए 5वें पॉइंट का जो आखिरी लाइन है, इसकी वजह से कटा है। क्या है भाई? रेफरेंसेस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। अब देखिए सबसे मजेदार बात, जो अखबार सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, वो इसी पॉइंट को लेकर के खड़ा कर रहा है और बहुतायत लोगों का अंक भी इस पॉइंट की वजह से कटा। हम अभी आपको ये भी दिखाएंगे कि किनका अंक कटा हुआ है। क्या है भाई? ये याद रख लीजिए पॉइंट कि रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। ठीक है? अखबार ने जो चीज़ें निकाली है इसके संबंध में, उसको मैंने जो अभी-अभी बताया समराइज़ किया, इसमें क्या कह रहा है कि रेफ़रेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए, अर्थात उद्धरण करने की एक यह स्टाइल। देखिए, ये कह रहा है कि रेफ़रेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा-सा इसका मतलब आप समझिए, इसके बाद आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आएँगी। देखिए, ये एक शोध पत्र मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ, ठीक है? ये शोध पत्र है, ओके? और ये देखिए रिसर्च पेपर किस विषय का है? ये देखिए रिसर्च पेपर बॉटनी विषय का, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी आप देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं बीच-बीच में ये देखिए अंक दे रखा है, जैसे 1-4, ओके? ये देखिए 4-7, ओके? इसके बाद ये देखिए बीच में क्या दे रखा है? ये देखिए 15 लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? 12, 12 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 10, 11 लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि जितने भी रेफ़रेंस आखिर में दिए गए हैं ना, ये देखिए आखिर में हर पेपर के जो रेफ़रेंस होता है, वो रेफ़रेंस का नंबर है। जैसे अगर मान लीजिए रेफ़रेंस नंबर 1 है, ठीक है? रेफ़रेंस नंबर 1 जो रेज़ाई का है, तो रेज़िया का रेफ़रेंस आपको कहाँ मिलेगा? ये कहाँ पे प्रयोग में लाया गया है? तो ये आपको जहाँ पर 1 लिखा होगा, वहीं पे प्रयोग में लाया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 to 4 लिखा हुआ है, यानी रेफ़रेंस नंबर 1, 2, 3, 4, इतने सारे कोटेशन में 1, 2, 3, 4 रेफ़रेंस का प्रयोग किया गया है। तो जो लेटर आपने अभी-अभी देखा, वो क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि रेफ़रेंस में जो क्रम संख्या दी गई है, वो रिसर्च पेपर में दिया जाना चाहिए। ठीक है?
चलिए एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है देखिए, रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। तो जो मैंने आपको दिखाया ये यही बात कह रहा है कि मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे रिसर्च पेपर में इसी तरह से साइटेशन किया जाता है? देखिए इसको साइटेशन बोलते हैं, इसको उद्धरण करना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटेशन। ओके, मतलब आपने साइट किया हुआ है कि हाँ ये रेफरेंस यहाँ पे प्रयोग है, ये रेफरेंस यहाँ पे प्रयोग है। तो सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आपने जो यह कह रखा है कि क्रम अंकित होना चाहिए, ठीक है? अगर क्रम, क्या यह क्रम सभी रिसर्च पेपर में होता है? क्योंकि अब देखिए मैं आपको दूसरा एक रिसर्च पेपर खोल रहा हूँ। ओके, ये देखिए एक, ये किस विषय का है? ये देखिए विद्यानंदिनी जायसवाल जो कि शोधार्थी मनोविज्ञान की हैं। ओके, और ये डॉक्टर अन्नपूर्णा गुप्ता वरीय सहायक प्राध्यापिका मनोविज्ञान की हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैमूर भभुआ से बिलोंग करती हैं। तो ये देखिए ये रिसर्च पेपर किस विषय का है? मनोविज्ञान का है। अब इसमें इन्होंने देखिए साइटेशन ऐसे कर रखा है, लुक्स इटॉल 2006, ठीक है, माइजोकिक इटॉल 2007, इन्होंने नंबर नहीं कर रखा है। तो क्या इस पर अंक अब कट जाएगा क्या? इस पर अंक कट जाएगा क्या? और अंक कटा है, मैं आपको अभी अभी दिखा रहा हूँ, अंक कटा हुआ है कैसे, अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो नंबर देने की प्रक्रिया है ये सारे रिसोर्स जर्नल में नहीं होती है, ये स्पेसिफिक एक दो विषय में ये प्रक्रिया होती है। जो साइटेशन करने की प्रक्रिया है हर विषय में अलग अलग होती है। और आपने क्या किया कि मात्र एक कॉलम लिख दिया कि जिसके शोध पत्र में क्रमांक संख्या अंकित नहीं रहेगा उसका अंक काट लीजिएगा। अब देखिए इसके बारे में जो पेपर में जो चीजें लिखी गई हैं वही गूगल भी कह रहा है। मैंने जो गूगल पे डाल के सर्च किया कि रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित होना चाहिए या किस तरह के रेफरेंस की स्टाइल है, देखिए इसके बारे में गूगल क्या कह रहा है कि मूल शोध पत्र में रेफरेंस क्रमांक अंकित करना मुख्य रूप से वैनकूवर और आई ट्रिपल ई जैसी शैलियों की विशेषता है। ओके, इस शैलियों में टेक्स्ट के भीतर लेखक का नाम लिखने की बजाय नंबर या फिर अपर में 1 लिख दिया जाता है। ओके, ये किस में होता है? वैनकूवर स्टाइल में, आई ट्रिपल ई स्टाइल में। मुख्यतः यह प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए यह प्रयोग मुख्यतः देखिए चिकित्सा या विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, यानी चिकित्सा के पेपर हो, मेडिकल के हों या साइंसेस के पेपर हों। दूसरा कहाँ किया जाता है? इंजीनियरिंग या तकनीकी, ठीक है, इंजीनियरिंग या तकनीकी के प्रयोग में किया जाता है। बाकी अन्य देखिए ये आगे लिखा हुआ है अन्य क्षेत्रों में, जैसे अन्य में क्या हुआ? मनोविज्ञान हुआ, शिक्षा हुआ, कला हुआ, भाषा हुआ, इनमें इस तरह से नहीं प्रयोग होता है। आप आर्ट्स हुआ, ह्यूमैनिटीज हुआ, सोशल साइंस हुआ, लैंग्वेज हुआ, कॉमर्स हुआ, इन सब में नहीं होता। इन सब में क्या होता है? एपीए या एमएलए स्टाइल में होता है। एपीए और एमएलए स्टाइल क्या कहती है कि नाम होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। ये देखिए रेफरेंस क्या है, ये इन्होंने नाम लिखा, ठीक है, क्या लिखा? माइकोलॉजिक इटॉल, मतलब इनके द्वारा तथा अन्य साथियों के द्वारा 2007 ने पाया कि उच्च शिक्षा ईआई वाले लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर कॉपिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग विषयों में अलग अलग तक प्रक्रिया है। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं, जिसका क्रमांक अंकित नहीं होगा उसको अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए। अब ये जो आपने कह दिया ये तो बहुत ही गलत किया, और इसके वजह से कई लोगों का अंक भी कटा। देखिए मैं आपको अभी एक आरटीआई दिखा देता हूँ। ये देखिए किनका है, ये राजगीर साहू जी का है। इनका जब अंक कटा तो इन्होंने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा से आयोग से आरटीआई मांगा, और आरटीआई से जो सूचना प्राप्त हुई इसमें देखिए क्या कह रहा है कि आपको मैनुअल अंक के अंतर्गत शोध पत्र में 8 अंक दिए गए हैं। एक शोध पत्र में संदर्भ संख्या अंकित नहीं रहने के कारण 0 अंक प्रदान किया गया। मतलब शोध पत्र में संदर्भ संख्या अंकित नहीं रहेगा तो क्या आप 0 अंक प्रदान कर देंगे? भाई हर विषय का भी अभी मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग होता है, तो सवालिया निशान तो खड़ा होगा। तो कुल मिला के इस लेटर के आधार पे क्या क्या सवालिया निशान खड़ा हो रहा है? ये खड़ा हो रहा है कि विषय विशेषज्ञों के सहायता रिसर्च पेपर एवं अनुभव की गणना करने हेतु जो लेटर नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में तैयार की गई 8 मई 2023 को, ये बीच में कैसे जारी हो सकता है? वो भी तब जब कुछ विषयों का रिजल्ट प्रकाशन हो चुका है। दूसरा क्या सवालिया निशान खड़ा करता है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में इन्हें नियम बनाने की इजाजत किसने दिया? किन अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए? राजभवन द्वारा प्रस्तावित नियमावली में तो यह अधिकार नहीं दिया गया था। तीसरा सवालिया निशान क्या खड़ा करता है कि आयोग के सचिव क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जो उन्होंने स्वयं निर्णय लेकर नियम बनाया? क्योंकि इस लेटर में तो ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि इसमें विधिवत किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, कमेटी के द्वारा यह नियम बनाया गया है। चौथा सवालिया निशान क्या खड़ा करता है कि रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना चाहिए।
भाई रेफरेंस के साइटेशन अर्थात उद्धरण का यह नियम सभी रिसर्च पेपर पर लागू करना तो नियम थोपने जैसा है, क्योंकि हर रिसर्च जर्नल की अपनी पॉलिसी होती है। कोई भी रिसर्च पेपर इसी स्टाइल में पब्लिश होंगे तभी वैध रिसर्च पेपर माना जाएगा। यह मापदंड आपने कैसे तैयार कर लिया? यह तो उनके पॉलिसी के अंतर्गत होता है। दूसरी बात, रेफरेंस का क्रमांक मूल शोध पत्र में अंकित रहना या उद्धरण करने की यह एक स्टाइल है, जिसे वैनकूवर या IEEE स्टाइल कहा जाता है, जो विज्ञान, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के शोध पत्रों में दिया जाता है। ऐसे में यह नियम आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज और कॉमर्स के विषयों में थोपना कहाँ तक न्याय संगत है? ये देखिए 5 पॉइंट जो है ना, ये पूरी तरह से इनके नियमावली पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है कि भाई ये एक तो आप नियुक्ति के बीच में नियम बनाए। दूसरी बात कि अच्छा ये देखिए, ये जो अभी-अभी मैंने राजीव रंजन जो अभ्यर्थी इनका मैटर दिखाया, अब ये तो कोर्ट में गए हैं और इनके लिए तो यह पॉइंट मिल गया। इन सभी लोगों का केसेस 2019 को 19 जनवरी 2026 को अपडेट होने वाला है, राइट? तो अब ये तो सवालिया निशान खड़ा करेगा ना। ये तो सीधे कहेंगे कि भाई हमारे रिसर्च पेपर पे आपने गणना कैसे की, जब आपने नियम ही बनाया है बाद में। अब देखिए इनका भी रिसर्च पेपर पर अंक कटा था, जिसकी वजह से चयन नहीं हो पाया था। देखिए इनकी मैं आरटीआई कॉपी आपको लेकर के आया हूँ। देखिए ये राजीव रंजन जी, ये गांधीयन ठौत के अभ्यर्थी हैं। देखिए इनका एडवर्टीजमेंट ये है, एडवर्टीजमेंट नंबर इनका देखिए, ये पीयर रिव्यूड जर्नल में इनका देखिए एनआरसी देख रहे हैं ना, एनआर, ये 2 में अंक काटा गया जिसमें 00 लिखा हुआ है। आई होप आपको स्पष्ट होगा, मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। देखिए पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल या स्कॉपस के लिए है, तो इसमें क्या है देखिए एनआरसी, इसमें 00 अंक, दूसरा में एनआर, और 3 रिसर्च पेपर में 2-2 अंक दिया गया, यानी कुल मिला के इनको 6 अंक प्रदान किया गया है। ओके, इनका चयन जानते हैं केवल 1 या 2 अंक से नहीं रह गया है। इन्होंने जब सभी अभ्यर्थियों की सूची मांगी कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं मेरे कैटेगरी में, उन सभी की सूची दीजिए, तो देखिए इनको सभी की सूची भी प्रदान हुई। और इस सूची में देखिए राजीव कुमार रंजन आप देख पा रहे हैं, चौथे नंबर पे हैं, जिनका कुल अंक होता है 87। और ऊपर में देखिए चयनित अभ्यर्थी 89, ठीक है, एक का 88 है। तो आप देख लीजिए 89, 88 और इनका 87, यानी इनका कितना अंक काटा गया था? 4 अंक काटा गया था। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, और 2 पेपर में काटा गया, प्रत्येक पेपर पे 2 अंक, यानी कुल मिला के कितना काटा गया? 4 अंक। और अगर ये 4 अंक मिलता तो आप देख लीजिए सबसे ऊपर होते, लेकिन अंक काट के इनको सबसे नीचे ला दिया और ये चयन से वंचित हो गए हैं। ओके, आपको लगेगा कि यह सब लेटर मैं कहाँ से ले आ रहा हूँ। देखिए मजेदार बात ये, देखिए एक चीज और देखिए, सबसे मजेदार बात, ये आरटीआई की कॉपी भी देखिए 21 की है, 15/12/21 आप देख पा रहे हैं, इस पे सिग्नेचर है 15/12/21 का, ठीक है, इधर भी सिग्नेचर है 15/12/21 का। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह रिजल्ट कब पब्लिश हुआ था गांधीयन थॉट विषय में? 2021 में। और आपने जो अभी अभी लेटर देखा वो कब का है? वो लेटर देखिए 2023 का है। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो देखिए लेटर 8/5/2023 का है। आप देख पा रहे हैं ना, सचिव के द्वारा सिग्नेचर 8/5/23 का है। अब देख लीजिए कितना बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। यही नहीं, अभी और सब चीजें आपको दिखा रहा हूं, आप सोचने को मजबूर हो जाएं कि ये आयोग कर क्या रहा है। आपने ये देखा, अच्छा आपको लग रहा होगा कि इस तरह का लेटर हमको भी मिल सकता है क्या आरटीआई के द्वारा? तो देखिए इन्होंने एक अलग हथकंडा अपना लिया है। शुरू में क्या करते थे कि जो भी अभ्यर्थी अपने चयनित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों की सूची मांगते थे, तो उनको इसी तरह का एक लेटर प्रदान कर दिया जाता था। ये किस विषय तक? हिंदी विषय तक। लेकिन हिंदी विषय तक जब इन्होंने इस तरह से पब्लिक डोमेन अर्थात आरटीआई कॉपी के द्वारा समस्त चयनित अभ्यर्थियों की जब सूची दिया, तो बहुत सारे इनके लूप होल सामने नजर आने लगे। इतने सारे ऐसे-ऐसे अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े सामने नजर आने लगे कि आयोग पर भी सवालिया निशान खड़ा होने लगा कि आप क्या जांच कर रहे हैं? आप इतने दिनों तक नियुक्ति प्रक्रिया में जांच के ही नाम पर देर किए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि समस्त अभ्यर्थियों की सूची ही देना बंद कर दिया। और ये आरटीआई में अब लिखने क्या लगे कि यह जो है गोपनीयता का हनन होगा, इसलिए किसी दूसरे अभ्यर्थी की सूचना आपको प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है? ये बातें रहीं। अब हम आपको एक और मामला दिखाते हैं, सबसे मजेदार। आपने अभी-अभी क्या देखा? आपने यह देखा कि किस तरह से रिसर्च पेपर में गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से 1-2 नहीं, मैं हजारों हजार अभ्यर्थी चयन से वंचित हैं। और सारी के आपको मालूम है, पटना हाई कोर्ट में इस असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के लगभग 900 केसेज हैं।
और 900 केसेस में सारे के सारे केसेस लगभग रिसर्च पेपर मामले और एक्सपीरियंस के मामले को लेकर के, बहुतायत तो रिसर्च पेपर के मामले को लेकर के हैं। और जब यह मैंने अभी आपको बोला ना, एक लतीफ़ा सुनाया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल की ओर शहर की ओर भागता है, ठीक है? अब ये देखिए, जब 9 जनवरी 2026 को केस लिस्टेड है और उसी दरमियान यह जो लेटर वायरल हो जाता है, अब तो यह सभी लोगों के पास लेटर पहुँच जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब सोचिए, यह तो कितना बड़ा एविडेंस बन गया कि भाई रिसर्च पेपर पे आप नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में सब्जेक्ट एक्सपर्ट हेतु नियमावली बना रहे हैं, तो यह आप कैसे कर सकते हैं बीच में? और आपको यह अधिकार किसने दिया? और जो नियमावली बना है वह भी कहाँ तक न्याय संगत है? आपने अभी देखा ना नियमावली में क्या-क्या त्रुटियाँ हैं? आपको मैंने अभी-अभी दिखाया। और अब एक दूसरे मजेदार बात की ओर चलते हैं। देखिए, ये मजेदार वाकया है साइकोलॉजी विषय का, ठीक है? ओहो! ये तो यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डला हुआ है, पासवर्ड बस डालने दीजिए, इसके बाद आपको एक और मजेदार कहानी दिखाते हैं। कैप्चा कोड है P9 कैपिटल S U M K। देखिए, ये बहुत मजेदार कहानी है। ये आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये हो क्या रहा है। ये देखिए, साइकोलॉजी विषय के अभ्यर्थी हैं, ओके? इनको देखिए, इंटरव्यू में कुल अंक कितना मिला है? 12 अंक। और मैनुअल जनरेटेड स्कोर, मैनुअल जनरेटेड अर्थात ये मैनुअल 2 ही चीज़ों का 3 चीज़ों का हो रहा था। किस-किस का? रिसर्च पेपर का, अनुभव का और एक्सपीरियंस का, सॉरी अवार्ड का। तो इनका अवार्ड कोई था नहीं और एक्सपीरियंस में अंक मिला नहीं है। तो इनको कुल रिसर्च पेपर पे अंक मिला, कुल कितना मिला? 10 अंक मिला हुआ है, ओके? इनको आप देख पा रहे हैं, मैनुअल जनरेटेड स्कोर 10 अंक मिला हुआ है, ओके? अब हम, खैर इनका चयन नहीं हुआ है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, इस अभ्यर्थी का चयन नहीं हो रखा है। लेकिन इसमें क्या सवालिया निशान गहरे गहरे सवाल खड़ा करता है इनके चयन प्रक्रिया पे और इनके रिव्यू पॉलिसी पे, आप भी ज़रा देखिएगा। देखिए, यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पे जब आप जाएँगे ना, तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है। यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के जैसे ही साइन इन करेंगे, तो यहाँ पर आपका इस तरह से प्रोफ़ाइल खुल जाएगा। और प्रोफ़ाइल खुलने के बाद यहाँ पे मैं व्यू प्रिंट करता हूँ, तो व्यू प्रिंट में अभ्यर्थी का जो फ़ॉर्म है वो खुल जाता है। अभ्यर्थी के फ़ॉर्म को खोलने के बाद यहाँ पर मैं अभ्यर्थी के रिसर्च पेपर पे आता हूँ। आपने अभी-अभी क्या देखा? अभ्यर्थी को मैनुअल जनरेटेड स्कोर में कुल 10 अंक मिला हुआ था, अर्थात सभी पाँचों रिसर्च पेपर पर इनको अंक मिला हुआ था। अब इनके रिसर्च पेपर का लेवल देख लीजिए। ये देखिए, तीसरा जो रिसर्च पेपर है ना, इट्स स्टिग्मा एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है? रिव्यूज़। अब इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैं इसका यहाँ पे खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इनका पेपर ये खुलता है। यह है रांची यूनिवर्सिटी जर्नल का, ठीक है? ये पेपर किसका है? रांची यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। सबसे मजेदार बात ये देखिए, सबसे मजेदार बात ये देखिए, डाउनलोड करने के बाद ये जो कॉपी मिली है, देखिए यही इनका रिसर्च पेपर था ना, इट्स स्टिग्मा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अन्यथा आपको लगेगा कि नहीं मैं दूसरा दिखा। देखिए, इट्स स्टिग्मा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, रिव्यूज। अब इनके पेपर में जो मजेदार वाक्य निकल के आया, देखिए ये जो पेपर है ना, इस रिसर्च जर्नल का कोई आईएसएसएन नंबर है ही नहीं। आप खुद देखिए, इस पे कहीं आईएसएसएन नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये जो बुक है, इस बुक के कहीं भी आईएसएसएन नंबर नहीं लिखा हुआ है। इवन जब हम इसके अभ्यर्थी के रिसर्च पेजेस पे गए, तो यहाँ पे भी देखिए आईएसएसएन नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? यानी एक ये ऐसी जर्नल है जिनका आईएसएसएन नंबर है ही नहीं। आप खुद देख लीजिए। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। और इस पर पूरा अंक मिला हुआ है। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज का जर्नल है और देखिए इस पे कोई आईएसएसएन नंबर नहीं अंकित है। अन्यथा आईएसएसएन नंबर होता है तो यहाँ पे ऊपर में ही दे दिया गया रहता है। यहाँ पे देखिए कोई आईएसएसएन नंबर नहीं है, ठीक है? नीचे में भी कोई आईएसएसएन नंबर नहीं है। ये जो देख रहे हैं, ये रांची पिन कोड है, ये आईएसएसएन नंबर मत समझिएगा, ठीक है? और इसी तरह जब अभ्यर्थी के हम रिसर्च पेपर पे भी आते हैं, तो देखिए ऊपर में नहीं आईएसएसएन नंबर दिया हुआ है और नहीं नीचे में आईएसएसएन नंबर दिया हुआ है। अब जितने भी वर्ल्ड लेवल के शिक्षाविद हों या इंडिया लेवल के या कहीं के शिक्षाविद हों, जरा आप अपने से बताइए कि जिस जर्नल का कोई आईएसएसएन नंबर नहीं है, क्या वो रिसर्च जर्नल की कैटेगरी में आता है? क्या वो रिसर्च जर्नल की कैटेगरी में आता है? नहीं आता है ना।
लेकिन इन्होंने देखिए, इन्होंने आईएसएसएन नंबर दिया है, बिना आईएसएसएन नंबर के भी रिसर्च जर्नल पे अंक दे दिया है। ठीक है, मैंने इन्हीं पांचों में से देखिए डाउनलोड किया था, यही टाइटल है, और इन्होंने 10 अंक दिया हुआ है अभ्यर्थी को। मैंने अभी आपको मैनुअल जनरेटेड स्कोर में दिखाया था अभ्यर्थी को कितना मिला, 10 अंक मिला हुआ है। तो सवालिया निशान तो ये खड़ा करता है कि ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर 10 अंक आप दे रहे हैं, तो आप ये जो इवेल्युएशन के नियमावली बनाए हैं, फिर ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? ना वो यूजीसी की लिस्टेड जर्नल है, ना स्कॉपस जर्नल है, ना पीयर रिव्यूड जर्नल है, क्योंकि इन तीनों प्रकार के क्राइटेरिया में जर्नल होने के लिए आईएसएसएन नंबर तो होना अनिवार्य है। जब बिना आईएसएसएन नंबर के जर्नल पर भी आपने अंक दे दिया है, तो आपके चयन की प्रक्रिया है क्या? मजाक है क्या? आप चयन भी कर रहे हैं तो किस तरह से स्क्रूटनी कर रहे हैं? आप खुद से आपने देखा ना, अभी मैंने जो जो दिखाया, तो आप खुद से कल्पना करिए कि इनके चयन की प्रक्रिया क्या है। और यह सब मामले जब उजागर हो रहे हैं, तो फिर सोचिए कि 19 जनवरी को जब यह मामला कोर्ट में सबमिट होने वाला है, वैसे कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, लेकिन 19 जनवरी को फिर से लिस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जितने भी केसेस हैं रिसर्च पेपर संबंधित और एक अनुभव संबंधित, वो सारे मामले को एक संग आप क्लब करिए, और क्लब करके 19 जनवरी को लिस्ट होगा। और उम्मीद रखिए इसका ऑर्डर भी जनवरी में ही आ जाएगा। 19 जनवरी को लिस्ट हो रहा है, और उम्मीद रखिए 26 जनवरी के पहले या 26 जनवरी के बाद जनवरी में ही, पूरी संभावना है कि जनवरी में ही यह ऑर्डर आ जाए। ठीक है, तो आप अपने से जरा कल्पना करिए कि यह सब जब मामले इतने बड़े बड़े लूप होल सामने आ गए, यही नहीं, देखिए रोज अखबारों में निकले, आज ही अखबारों में देखिए क्या निकला है, 4/1/2026 का मामला है, सर्टिफिकेट की हो रही है जहां डॉक्यूमेंट गायब करने की जुगाड़ में अभ्यर्थी। हो क्या रहा है कि अब चूंकि बहुत सारे इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव बने, तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया में इतने वर्ष लगा दिए, यह 6वां वर्ष चल रहा है। वैकेंसी निकली थी 2020 में, कोविड 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 का बहाना मिलता है, चलिए कोविड 2 साल निकला, 1 साल निकला, लेकिन यह 6वां वर्ष चल रहा है। 4 वर्ष से नियुक्ति प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे। बीच बीच में कुछ न्यायालय का भी मामला जरूर आया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने अच्छे से किए हैं कि ज्वाइनिंग होने के बाद जब सबकी स्क्रूटनी हो रही है, जब एग्जामिन हो रहा है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे हो रहे हैं जो फर्जी पाए जा रहे हैं, अभ्यर्थी फर्जी पाया जा रहा है। और यही नहीं, कुछ अभ्यर्थी तो छोड़ के भी भाग जा रहे हैं। देखिए, गणित का एक शिक्षक ज्वाइन करके भाग गया, तो 4 ने ज्वाइन ही नहीं किया। ओके, इस पेपर को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा, बहुत सारे ऐसे हैं जो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं कि अपना डॉक्यूमेंट गायब करने की जुगाड़ में, कि हमारा डॉक्यूमेंट जब जांच होगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए यूनिवर्सिटी से किसी न किसी तरह बड़े बाबू को या कॉलेज के बड़े बाबू को दे करके और डॉक्यूमेंट अपना गायब करने के जुगाड़ में, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी तो हम तो फंस जाएंगे। तो चलो, ये आज ही की खबर है, देखिए 4/1/2026 की। तो रोज अखबारों में निकल रहा है, ये एक दिन की बात नहीं है। कल के अखबार में मैंने आपको क्या दिखा, देखिए कल के अखबार में ये है कि 2020 की नियुक्ति का विज्ञापन निकला और 2023 में इसकी हुई स्क्रूटनी। तो यह है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, और जिस पर ये ढिंढोरा पीटते हैं कि इतनी अच्छी और इतने पारदर्शी तरीके से तो चयन प्रक्रिया पूरे देश में कहीं नहीं हो रही है। और आगामी नियुक्ति में भी ऐसी प्रबल संभावना है कि अब देखिए क्या होता है, आगामी नियुक्ति में भी अनुभव का रख रहे हैं अंक। ठीक है, आगामी नियुक्ति में भी अगर एपीआई बेसिस होती है, तो एपीआई बेसिस हो और इसी तरह से हो, तब तो ये गड़बड़ होगा। तो अगर आप एपीआई बेसिस रखते हैं, तो कम से कम इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट और पारदर्शी रखिए, ताकि सभी अभ्यर्थी उससे संतुष्ट हों, सभी को एक समान अवसर मिले। यह तो गड़बड़ है ना, मैंने अभी आपको दिखाया जो अभ्यर्थी का, कि उनका कोई आईएसएसएन नंबर तक नहीं था और अभ्यर्थी को अंक दे दिया। और इधर इधर देखिए, अच्छा एक और मजेदार बात आपको बता रहे हैं, ये जो राजीव कुमार रंजन जी जो गांधीयन थर्ड विषय के अभ्यर्थी हैं, इनसे जब मैंने बात किया तो इनका यह कहना था कि सर मेरा रिसर्च पेपर में जो अंक कटा है, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग जर्नल है, एक ही जर्नल है। एक जर्नल अलग वर्ष का, एक जर्नल अलग वर्ष का है, तो उसमें से एक वर्ष के जर्नल को काउंट कर लिया और दूसरे वर्ष के जर्नल को काउंट नहीं किया। जबकि पेपर लिखने की शैली एक जैसी है, पेपर का तरीका एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, विषय संगत है, तब इन्होंने किस आधार पे काट लिया, किस आधार पे काट लिया? तो ये है, देखिए इनके मापदंड की पॉलिसी, आप खुद से समझिए कि क्या क्या हो रहा है। और यह सब जब सामने आ गया है मामला, तो अब सोचिए 19 जनवरी को क्या होने वाला है। 19 जनवरी को जो केस लिस्ट होगी, उसके बाद मामला क्या होगा, आप खुद से सोचिए।
जब 8/5/2023 को नियुक्ति के बीच में ही जब नियम ही बन रहा है, तब ये सोचिए कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। ये सारे एविडेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे एविडेंसेस हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप में मिलेंगे। हायर एजुकेशन वर्ल्ड के ग्रुप में आपको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे नीचे में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। उसके माध्यम से आप सीधे हायर एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जितनी भी मैंने डिटेल्स आपको दिखाई हैं, सारे के सारे एविडेंसेस आपको वहाँ पे प्राप्त होगा। चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई पारदर्शिता वाली ऐसी खबर होगी तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल फिर से प्रमुखता से उन चीज़ों को दिखाएगा। और मैं चलते-चलते एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितने भी एविडेंसेस दिखाए गए हैं, यह हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ओर से इसमें कोई भी मोड़-तोड़ के अपनी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये सारे जो भी आपको साक्ष्य दिखाए गए हैं, ये अखबारों में निकले खबर के आधार पर, अखबारों से जो के माध्यम से जो रेफरेंस प्राप्त हुआ, उस रेफरेंस के आधार पर दिखाए गए हैं। इसमें हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की कोई अपनी ओर से स्पष्टीकरण या अपनी ओर से कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया गया है खबरों को दिखाने में। जो भी है आपके सामने स्पष्ट था, विथ एविडेंस बेस्ड था। चैनल पर आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।